नमस्कार मित्रों ज़िंदगी में बीते कुछ वर्षों में इतने ज़्यादा बदलाव आए हैं, इतने बदलावों ने दस्तक दी है कि हम लोग बड़े परेशान से हैं। हम लोग दुविधा में हैं कि आने वाला कल कैसा होगा। ये स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो पा रहा। टेलीफोन बदल गए, आपके सामने है, देखते देखते बदल गए। और सीडी, वीएसडी, ये सारी की सारी चीज़ें खारिज हो गई हैं। आपको पता ही नहीं कि आजकल सीडी या वीसीडी नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं। इसी तरह से आप ये देखिए कि ज़माना बदल गया। ख़त लिखने की रवायत, परंपरा, ट्रेडिशन, जो हम ख़त लिखते थे, ख़तों पे रंग डालते थे और उसके बाद कुछ ख़त जो अफसोस के थे उनको फाड़ देते थे, वो सारी परंपराएं जो हैं बिल्कुल हाशिए पे सरक चुकी हैं। कुछ एक लफ्ज़ जो हैं वो शब्दकोश में भी शायद ना मिलें आपको। आप गूगल में अगर उनका अर्थ ढूंढेंगे तो आपको शायद ना मिले, क्योंकि लफ्ज़ों की भरमार हो गई है। अब एक लफ्ज़ है किताबत, एक लफ्ज़ है कातिब। कातिब जो है वो पुराने ज़माने में अखबारों को भी और किताबों को भी हाथ से लिखते थे, फिर उनकी डमी बनती थी, सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन अब नई पीढ़ी क्या, वर्तमान पीढ़ी भी कातिब और किताबत नाम की चीज़ों से बिल्कुल अनजान है कि ये क्या भला है, क्या नहीं है। और इसी प्रकार से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं रही। अब चेकबुक है, आज है, कल नहीं है। आने वाले वक्त में जब आप सारी चीज़ें ई ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बैंकों को भी ई ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप हर चीज़ जो कैश लेना है, देना है, वो आपका क्लिक जो है वो कर देता है, तो आपको इन चक्रों में पड़ने की ज़रूरत क्या है। और आने वाले वक्त में ये तय है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परिभाषाएं आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि जो बदलाव इतनी तेज़ी के साथ आ रहे हैं, इन बदलावों में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, किसी भी किताब को, किसी भी सृजन की किसी भी प्रतिमूर्ति को आप रेलेवेंट कैसे रखेंगे, प्रासंगिक कैसे रखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, चुनौती है। और मित्रों, ये बात मान कर चलिए कि जो शख्स या जो संस्था आने वाले बदलावों के अनुरूप अपने आप को नहीं ढालती, वो संस्था भी धीरे धीरे, या वो व्यक्ति भी धीरे धीरे, वो सृजक भी धीरे धीरे हाशिए पे सरक जाएगा। लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, सीमित वक्त में उन्हें हर चीज़ चाहिए। उन्हें वो आप चीज़ें परोसेंगे जो चाहते हैं वो, और उसके बाद जो उनको अच्छा लगेगा वो खाएंगे, बाकी सब सरका देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में बदल गई हैं, परिभाषाएं, इन्हीं परिभाषाओं के अनुकूल संस्थाएं बदल रही हैं। और इसी बदलाव के मद्देनज़र रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए, प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए हमने एक विनम्र सा प्रयास आरंभ किया है। ये प्रयास कैसा है, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको डिलीट करना चाहेंगे या आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, आप इसको पसंद करेंगे या ना पसंद करेंगे। ये सब कुछ आप पर है, खुली छूट आपको है। छूट आपको ना भी मिले तो आपको स्वयं, आपके हाथों ने, आपके मस्तिष्क ने छूट दी हुई है, आप जो चाहें इसका हश्र करें। और मित्रों, मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा जो प्रयास है, मैं आपको ब्रीफली बता दूँ ये क्या है। हरियाणा साहित्य अकादमी, उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। अब चुनौतियां ये भी हैं कि प्रकाशन जो है वो धीरे धीरे ठप हो रहे हैं। किताबें जो हैं वो ई बुक्स का ज़माना आ गया है। अब ऐसे माहौल में न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया जो है वो भी ख़तरे में है। अब ऐसे माहौल में जहाँ सारी चीज़ें जो प्रिंट की फॉर्म में हैं वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं, तो चीज़ें तो रहेंगी। जो सृजन है वो चलेगा, लेखन भी चलेगा, कविताएँ भी चलेगी। आपके सामने है मुशायरे ख़त्म, कवि सम्मेलन ख़त्म, संगोष्ठियाँ ख़त्म, फ़िलहाल ख़त्म। कल को किन हालात में दोबारा शुरू होती हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो ज़माना जब वाह वाह होती थी और बड़ी दाद मिलती थी और रात को 2 बजे तक मुशायरा चलता था, वो चीज़ें गायब हो चुकी हैं। इन्हीं बदलावों के अनुरूप हमने प्रासंगिक संस्था को भी और आप सबको भी प्रासंगिक बनाए रखने के लिए एक विनम्र सा प्रयास किया है, जो आपके सामने है। ये एक यूट्यूब पर एक चैनल है जिस स्वरूप को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। ये लगभग 12 से 14 मिनट का होगा और इसमें सिर्फ 4 मिनट जो हैं आरंभिक रूप से आपको शुरुआती दौर में जो नई चीज़ें हैं वो आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद 3 या 4 मिनट में एक किसी भी साहित्यकार से, किसी कलाकार से, किसी संस्कृति निष्ठ व्यक्ति से आपकी बातचीत कराएंगे, रूबरू कराएंगे। और अंत में जो 4 मिनट हैं, उन 4 मिनट में हमारा ये प्रयास होगा कि जितने भी नए प्रकाशन आए हैं, जिन्होंने कुछ नई क्रांति लाने का दावा किया है, उन सब का एक हिसाब किताब, लेखा जोखा संक्षिप्त में आपके सामने रखें। तो ये एक प्रारूप है 12 मिनट का,
जिसमें हम लोग प्रयास करेंगे। और मित्रों, हरियाणा, सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ परंपरा जो है सृजन की निरंतर रही है। यहाँ सरस्वती के किनारों पर बैठकर या जलाशयों के किनारों पर बैठकर या वृक्षों की, बरगद के पेड़ की या किसी भी पेड़ की छाया में बैठकर साहित्यकारों ने सृजन किया है, रचनाएं लिखी हैं। और रचनाएं भी ऐसी लिखी हैं कालजयी, जो आज भी कोरोना युग में भी और सूचना प्रौद्योगिकी के इस विस्फोटक चरण में भी आज प्रासंगिक हैं, चर्चित हैं। मेरी मुराद है महाभारत से। अब वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। वेदव्यास भी जिंदा हैं, कालजयी हैं, और महाभारत भी कालजयी है। कितने ही पुराण जो हैं आज भी हम प्रतीकों के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको पढ़ते हैं, श्रद्धा से भी पढ़ते हैं, तर्क की कसौटी पर कसते हुए पढ़ते हैं, और उनकी संदर्भ में, उनकी रोशनी में बड़ी कुछ नई दिशाएं भी देखने का प्रयास करते हैं। और ये सिलसिला बहुत कुछ चलता रहा है। और ये सिलसिला अगर आप लें कि वेदव्यास से शुरू हुआ, बाद में पुष्पदंत भी आपके सामने आए, बाण भट्ट आए, हर्षवर्धन आए, बाबा फरीद इसी सारे आंचल में से आए। और ये परंपरा सूरदास और पंडित माधव प्रसाद मिश्र, बाद में हाली पानीपति, और कितने ही ऐसे नाम है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, जिनका भी नाम आप लेंगे आपको लगेगा कि ये सारे के सारे कालजयी जो शख्सियतें हैं ये बिल्कुल कायम हैं, आज भी चर्चा में है, प्रासंगिक हैं, इनको आप नकार नहीं सकते। मित्रों, एक तथ्य की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हरियाणा साहित्य अकादमी जो आप सबका संस्थान है, रचना कर्मियों का संस्थान है, कलमकारों का संस्थान है, इस संस्थान की स्थापना 1979 में हुई थी। और बहुत सी सरकारों ने, बहुत सारे संस्थानों ने, बहुत सारे लेखकों ने, विश्वविद्यालयों ने इसके पौधे को सींचा। ये सिर्फ सरकारीकरण से पौधे आगे नहीं बढ़ते, उसमें सबका योगदान होता है। समग्र रूप से इसको सींचा गया और पौधा आज पल्लवित है। और आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस पौधे को हरा भरा कैसे रखा जाए और कैसे प्रासंगिक बनाए रखा जाए। अब तक मित्रों 855 पुस्तकों का प्रकाशन साहित्य अकादमी ने किया है, साहित्य अकादमी के सहयोग से लेखकों ने किया है। इसी प्रदेश के 330 कृतियों को अब तक हमने पुरस्कृत भी किया है, सब कुछ किया है। और इसी प्रकार से लगभग 225 के आसपास साहित्यकार हैं, उनको सम्मानित किया गया है अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग मंचों से, और अलग अलग उनकी विधाओं के अनुसार, उनकी उपलब्धियों के अनुसार। तो इतना कुछ हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी लंबी अगर भूमिका निभाएंगे तो उबाऊ हो जाएगा। हमें ये भी प्रयास करना है कि हम उबाऊ ना बने, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और आज इसी सिलसिले में मैं आपके सामने एक साहित्यकार से संक्षिप्त बातचीत जो है उसका स्वरूप दे रहा हूँ। और साहित्यकार हैं जिन्हें हमने आजीवन साहित्य साधना सम्मान से नवाजा है, पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है। मेरी मुराद है माधव कौशिक। इनके बारे में संक्षिप्त बात मैं ही बताता हूँ कि लगभग 40 से भी ज़्यादा पुस्तकें हैं, मैंने गिनना छोड़ दिया है, शायद इन्होंने स्वयं भी छोड़ दिया होगा। और मित्रों, इस वक्त ये चंडीगढ़ पहले साहित्य अकेडमी के भी अध्यक्ष रहे और उसके बाद केंद्रीय साहित्य अकेडमी में उस पद पर हैं, उपाध्यक्ष के पद पर, जिस पद पर कभी डॉक्टर राधाकृष्णन बैठा करते थे। ये बहुत बड़ी गरिमा की बात है हमारे पूरे परिवेश के लिए। अब इनसे लंबी चौड़ी बातें हम लोग करेंगे, इनके बारे में जितना भी कहते जाएंगे लंबा होता जाएगा। तो मैं प्रयास करता हूँ कि इनसे सीधी सी बात करें। माधव जी, आप क्या समझते हैं कि ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरे, ये वाह और ये मुकर्रर, ये पुणे पढ़िए, ये चीज़ें दोबारा फिर लौट के आ सकती हैं? डॉक्टर साहब, ये लौट के तो नहीं आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इतनी तेजी से समाज में बदलाव हुआ, इतनी तेजी से तकनीक का विकास हुआ है। लेकिन साहित्य जरूर रहेगा और साहित्य की गरिमा भी रहेगी, उसका माध्यम बदलता रहेगा। भोजपत्र से लेके हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आने वाले जब नैनो टेक्नोलॉजी का विकास जो अभी लैब में है, जिस दिन समाज में आएगा तो ये परिवर्तन और भी दूरगामी होंगे। देखिए, आपको ये लगता है कि जो पुस्तकों का जो प्रकाशन है और ये पत्रिकाओं का जो रंग बिरंगा प्रकाशन, जो धर्मयुग और उसके बाद आहा जिंदगी, ना जाने क्या क्या आ गया, हरिगंधा भी अकेडमी की आ गई, ये आने वाले वर्षों में जारी रह पाएंगी? ये वर्षों में जारी तो रह पाएंगी, प्रिंट मीडिया तो हमेशा रहेगा, लेकिन उसकी स्थिति बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस हम देखेंगे कि वो दूसरी तरीके से, जैसे ई प्रकाशन आ जाएगा, ऑडियो बुक्स आ रही है पूरे यूरोप में,
तो ई बुक्स और ऑडियो बुक्स उस स्पेस को घेर लेंगी। तो उनके हिस्से में मुझे लगता है 30 या 35% रहेगी। आपकी एक कविता थी माधव जी, मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर इसका आधार है, तो अगर उसको मैं आपसे आग्रह करता हूँ जरा बांट लें, क्योंकि हम बात उसी तकनीक की कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी के विस्फोटक चरण की बात हो रही है, तो कविता आपकी प्रासंगिक रहेगी। डॉक्टर साहब, उस कविता के माध्यम से मैंने यही दिखाया कि तकनीक ने सामाजिक जीवन में कितने बदलाव किए हैं जी, और भूमंडलीकरण और बाजारवाद कैसे आया। कविता आपके नजर कर रहा हूँ जी कि फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की, जी, फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की, अब हथेली में सभी संवेदनाएं धस रही हैं। क्या बात है। अब हथेली में सभी संवेदनाएं धस रही हैं, शक्तियां बाजार की अपना शिकंजा कस रही हैं। अब जरूरत ही नहीं वाचालता को मौन की, फिर बजी घंटी मोबाइल फोन। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, धन्यवाद माधव जी। और इसी संदर्भ में मैं थोड़ी सी बात मित्रों आपसे बांट लूँ कि कोरोना काल में आपने देखा कि पुस्तकों का, नई पुस्तकों का प्रकाशन एकदम घटा है, बिक्री भी घटी है। और अगर अमेजन जैसे संसाधन या कुछ और ऐसे संसाधन ना होते तो लोग शायद पुस्तकें मंगवाने से भी वंचित रह जाते। लेकिन फिर भी मुसीबत है कि लोग अब किसी भी प्रकाशक के पास जाकर या जो पुस्तक विक्रेता है उनके पास जाकर अपनी पसंद की जो पुस्तकें हैं उनको खरीद नहीं पाते। उनको जो पन्ने पलट कर जो बात बनती थी वो बात नहीं बन पाएगी। और इसी तरह से ऐसे ही जज्बे को गुलजार साहब ने बयान शायद किया था कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। कि बड़ी हसरत से तकती हैं महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें इनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर, कि जो शामें इनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, इन्हें हम नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी हसरत से तकती हैं जो कदरें वो सुनाती थी, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे इधर उधरे हैं, वो सारे उधरे उधरे हैं। और कोई सफा पलटता हूँ, कोई सफा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है। कोई सफा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिरने लगते हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई माने नहीं उगते, कि जिन पर अब कोई माने नहीं उगते। बहुत सी इस्तिलाहें हैं जो मिट्टी के सकूरों की तरह बिखरी पड़ी हैं। गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला, जुबां पर जायका आता था जो सफ़े पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से अजब झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं मित्रों जो हमारे परिवेश से, हमारे से छिन गई हैं। और अंत में याद कर ले जाते जाते चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। मित्रों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसलिए याद करना प्रासंगिक है कि इसी महीने, इन्हीं दिनों में उनका जन्म हुआ था। उनकी एक कहानी थी, उसने कहा था, कहानी पर फिल्में बनी, कहानी पर बहुत चर्चाएं हुई। किसी ने उसको हिंदी साहित्य की पहली कहानी कहा, किसी ने उसको कालजयी कहानी का रूप दिया। और गुलेरी जी पर हिमाचल ने पूरा अपना अधिकार भी जमाया। लेकिन तथ्य ये है कि हिमाचल में इनके पूर्वज थे गुलेर में, उसी के एक स्मृति के रूप में उन्होंने अपने नाम के साथ भी गुलेरी शब्द का प्रयोग किया कि आदमी कोई भी व्यक्ति अपनी जड़ों से तो कोई उखड़ना नहीं चाहता। तो जड़ों से जुड़ते रहने की जो ललक होती है, जुड़े रहने की ललक, उसी के अंतर्गत इन्होंने अपने नाम के साथ गुलेरी शब्द का प्रयोग किया। और मेयो कॉलेज में पढ़े भी और मेयो कॉलेज में पढ़ाया भी। राज्य जो शिक्षा संस्थान था उसके अध्यक्ष भी रहे।
और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ये एक ऐसे संत व्यक्ति थे कि जहाँ प्रतिभा देखी उसको उठा के ले गए, चाहे बाबू पाल मुकुंद गुप्त हो या ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो, वो इनको साथ ही ले गए। वहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनके लिए पूरा विभाग बनाया, इनको वहाँ पद अच्छा दिया, पहले अध्यक्ष बनाया विभाग का और उसके बाद फिर प्रोफेसर के पद पर इनको नियुक्ति की। और एक ही व्यक्ति ने एक ही जिंदगी में मित्रों मराठी, गुजराती, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इन सभी भाषाओं पर इतना आधिपत्य जमा लिया, इतना ज़्यादा एक ओन कर लिया इन भाषाओं को, उसके साथ साथ फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाओं में भी पूरा का पूरा अधिकार इनका रहा है और बात भी करते रहे। तो ऐसी शख्सियतें, लेकिन मित्रों इतना कुछ देने के बाद भी आप ये देखिए कि इतनी उपलब्धियां दर्ज करने के बाद भी उम्र सिर्फ 39 बरस मिली, तो ये एक बात तो सिद्ध करती है कि ज़िंदगी चाहे कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, उपलब्धियां हैं और वही कालजयी बनाती हैं। शुक्रिया दोस्तों।